चलो एक बच्चे आ जाओ, करके दिखाओ जरा, भर के दिखाओ मुझे। तुम ये लो, दूसरा बच्चा देखो। मछली में मछली है बहुकोशीय। वेरी गुड, थोड़ा सा जरा साइड हो जाएंगी तो आ जाएगा आकाश, बहुकोशीय है। और मनुष्य बहुकोशीय है। अच्छा, और छिपकली वेरी गुड। चलो पूजा तुम आ जाओ। आ जाओ पूजा, ले लो। तोता बता रही है ये, बताओ। रेहान चलो, अमीबा के बारे में बताएंगे। रेहान बहुकोशीय है कि एक कोशीय है? लिख दो। सरकान का बैठे हैं, आ जाओ। मनवीर चलो। अब कशेरू की और आप कशेरू की को पहुंचो। अरकान बताएंगे मछली के बारे में, यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। मछली कैसी, कशेरू की क्या कशेरू की? कशेरू की लिख दो। वेरी गुड। चलो भाई मनवीर, अब ये बताएंगे छिपकली के बारे में। अंडायुज जरायुज यहाँ पे बताएंगे इस जगह। छिपकली के असली पहले बता दो। अंडायुज लिख रहे हैं, चलो ये आओ। वेरी गुड। अभी बता रही है अमीबा के बारे में। ये कैसा जानवर है अमीबा? जलीय, स्थलीय, वायवीय, उभयचर। बताओ, अमीबा जल में रहता है कि जमीन पे रहता है, हवा में रहता है कि जल में भी रह लेता है, जमीन पर भी रह लेता है? उभयचर मतलब कैसा है अमीबा? वेरी गुड, जलीय है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जल में ही हुई है। अमीबा वह पहला जीव है जिसने जीवन की उत्पत्ति शुरू करी। एक कोशीय होता है सब बात। तो आज हम जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 साइंस में जीव जगत, उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे आपकी किताब में है वैसे ही सामने आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। पाठ नंबर 6 है जीव जगत। इसमें जो हमको पढ़ना है वह है सजीवों के क्या लक्षण होते हैं। ये लिखा है इसमें, सजीवों के लक्षण, सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, ये हमको जानना है। थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं। ऐसा कोई जीव जिसमें श्वसन होता हो, उत्सर्जन होता हो, पाचन, उनको सजीव कहते हैं। और जिसमें ये सब नहीं होता वो निर्जीव कहलाते हैं। जैसे कुर्सी में कोई भी किसी भी प्रकार का सांस नहीं लेते, कुर्सी सांस नहीं लेती है, ना ही उसमें कोई उत्सर्जन होता है, ना वो कुछ चीजें छोड़ती है। मल मूत्र पसीना वो उत्सर्जन के अंतर्गत आते हैं, तो कुर्सी निर्जीव है। हम जो है वो सजीव है। ऐसे ही जो पौधे हैं वो सजीव है, सजीव की श्रेणी में आते हैं। कोशिका और सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। जैसे हमारे ये स्कूल है, स्कूल में हमारे 8 कमरे हैं और हर कमरा जो है वो दीवारों से मिलकर बना है और हर दीवार जो है वो एक ईंट से मिलकर बनी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल की निर्माण की सबसे छोटी इकाई ईंट है। ईंट के बराबर में ईंट करती तो हमारा स्कूल बढ़ता चला जाएगा। सजीवों के वर्गीकरण, सजीव कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने सजीवों को 2 भागों में बांटेंगे हम। एक तो होंगे जीव और एक होंगे वनस्पति। तो उसके बाद हम बात करेंगे वनस्पतियों में पौधों के विभिन्न भागों की। पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जड़, तना, पेड़, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, इनकी बात करेंगे और उनका रूपांतरण,
पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण, जड़ किस प्रकार से रूपांतरित हो जाती है, तना किस प्रकार से रूपांतरित हो जाता है, और हम उनको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरुआत करते हैं। जो हमारा, अगर आप देखें चैप्टर के बारे में, तो इसी प्रकार से आपका चैप्टर है ये। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण पहले बताया मैंने, 7 लक्षण होते हैं सजीवों के। पोषण, पोषण जो है वो पहला लक्षण होता है। हाँ, पोषण, पोषण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना और उससे अपने शरीर का निर्माण करना। पेड़ पौधे भी ये काम करते हैं। पेड़ पौधे ये काम जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप देख सकते हैं सूर्य से ये ऊर्जा प्राप्त कर रही है पत्ती, और पत्ती में भोजन का निर्माण हो रहा है, और पत्ती भोजन का निर्माण करके पौधे का निर्माण करती है। तो यहाँ पर इस आधार पर पोषण के आधार पर पौधे जो है, तो इसमें बताए हैं स्वयंपोषी। स्वयंपोषी पौधे स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मुख्य रूप से पौधे ही इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोफिल या हरित लवक, जिसके कारण पत्ती का कलर हरा होता है। तो सभी पौधे स्वयंपोषी होते हैं, और जितने भी अन्य जीव होते हैं वह परपोषी होते हैं। उनको हम अलग प्रकार से बांट सकते हैं। शाकाहारी जीव जो कि फल फूल जड़ तना पत्ती खाते हैं। मांसाहारी जीव जो कि जानवरों का सेवन करते हैं, उनको हम मांसाहारी जीव कह लेते हैं। अभी हम आगे की ओर बात करेंगे, आपकी किताब में भी अब तो देखते रहेंगे हम। दूसरा लक्षण जो है वह है उत्सर्जन। ये लिखा हुआ है जैविक क्रियाओं, जैविक पाचन, श्वसन आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जो हम खाना खाते हैं उससे कुछ बेकार पदार्थ भी बनते हैं। बहुत खाने का कुछ हिस्सा तो हम अवशोषित कर लेते हैं, और कुछ हिस्सा हम अवशोषित नहीं कर पाते, उसको मल मूत्र पसीने के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ये अनावश्यक पदार्थ या हानिकारक पदार्थ भी कहते हैं। इनको निकलना जरूरी होता है। तो इनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। लिखा ये देखिए, मल मूत्र पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, ये हम श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। पौधे भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाल देते हैं, जैसे गोंद, रबड़, रेजिन, रेजिन के रूप में हींग, टैनिन के रूप में कत्था। ये सब कुछ पदार्थ हैं जो कि पौधे बाहर निकाल देते हैं। आगे को आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। उत्सर्जन के बाद है संवेदनशीलता। तीसरा लक्षण जो है वह है संवेदनशीलता। तीसरा लक्षण संवेदनशीलता, जैसे कि आपके सामने यदि कोई खट्टी चीज आ जाए, जैसे मैं किसी मिष्ठान का नाम दे दूं, रसगुल्ला, अचार, आपके मुंह में पता ही पानी आ रहा है, इसको ही संवेदनशीलता कहते हैं। हंसी, खुशी, दुख, दर्द, इसका महसूस होना, इसको हम संवेदनशीलता कहते हैं। जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पे छू जाता है तो हमें गर्माहट का अनुभव होता है, हाथ हमारा जल जाता है, इसको भी संवेदनशीलता कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, आपने देखा है कि अचानक पटाखे की आवाज होने से पेड़ में बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं। यदि किसी गर्म वस्तु पर आपका हाथ पड़ जाता है तो आप उसे तुरंत हटा लेते हैं। मनपसंद पकवान देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है या खाने की इच्छा होने लगती है। तो ये कुछ उद्दीपन है। उद्दीपन माने कुछ ऐसी क्रियाएं, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, किसी भी उद्दीपन के प्रति, किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रियाओं को संवेदनशीलता कहते हैं। पौधे भी संवेदनशील होते हैं, हम भी संवेदनशील होते हैं। आपने देखा होगा छुई का पौधा होता है, जिसको हम छूते हैं वो मुरझा जाता है। इसी प्रकार से एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में ये बताया गया यदि हम पौधों को अच्छा संगीत सुनाएं तो उनमें वृद्धि अच्छी होती है, अच्छे फल लगते हैं। उनको भी हंसी, खुशी, दुख, दर्द होता है। जब कोई सांप से कोई टहनी तोड़ता है या फूल तोड़ता है या कली तोड़ता है तो उसको भी दर्द का अनुभव होता है। पौधे को भी
दर्द होता है, इसको ही संवेदनशीलता कहते हैं। आप पौधे के नीचे बैठ करके, पेड़ के पास बैठ करके या पौधे के पास बैठ करके आप खेलते हैं तो पौधे को भी उस समय खुशी मिलती है। अभी आप अपनी किताब में अगर आगे को देखेंगे तो यहाँ पर अगला जो लक्षण है पौधे का वह है वृद्धि। वृद्धि या सजीवों का जो लक्षण है, पौधों का नाम न लेकर सजीवों का नाम लूंगा यहाँ पे। वृद्धि, हर सजीव वृद्धि करता है, कुछ में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, कुछ में एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे मैं अपने ऊपर अगर बात करूं तो मेरी जो वृद्धि है, शरीर की लंबाई है, मैं 20-25 साल तक बढ़ती है, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन पौधे में ऐसा नहीं होता। पौधा जब तक जीवित रहता है उसकी लंबाई में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा, यहाँ पर जड़ जो है वो नीचे की ओर जा रही है और तना जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर आप मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का बच्चा दिखता हुआ देख रहे होंगे और वो बड़ा होकर के मुर्गी या घोड़ा बन जाता है। तो वृद्धि यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा ये वृद्धि दिखाई जा रही है। अभी आप अपनी किताब में देखें और अभी आप अपनी किताब में और देखें, एक तालिका दे रखी है, उस तालिका को मैंने आपसे भरवा दिया। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, उनको अंडायुज कहते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चा देते हैं, उनको जरायुज बोलते हैं। तो इस टेबल में उनको भर देना है। आप बता देंगे मुझे कौन कौन से 3 ऐसे जानवर जो अंडा देते हो? चिड़िया, और बताइए? कबूतर और मुर्गी और तो ये जो है वो अंडा देने वाले जानवर है। बच्चा देने वाले जानवर बता दीजिए। एक एक करके बोले। घोड़ा, गाय और मानव या बकरी, ये सब बच्चा देने जानवर है, देने वाले जीव है। आप देख सकते हैं जिनके ये कण, जिनको कण पटाव होते हैं या वो बाहर निकले हुए होते हैं, उनको वो है बच्चा देते हैं। जिनके ये कान पन्ना जो होता है, पन्ना ये बाहर निकले हुए होते हैं, वो बच्चा देते हैं। और जिनके ये पन्ना नहीं होता है वह जो है वो अंडा देते हैं। तो ये अंडा देने वाले जानवर है कबूतर, मुर्गी और बत्तख, तोता, भैंस, घोड़ा, गाय, मानव, ये बच्चे देने वाले जानवर है। अभी अपनी किताब में आगे को बढ़ जाए आप। तो जैसा आपकी किताब है वैसे ही इसके अंदर भी लिखा हुआ है। ये एक टेबल और दे रखी है, इसमें सजीवों निर्जीवों के बीच में अंतर बता रखा है। पहला इसमें अंतर दे रखा है, सजीवों में पोषण की क्रिया होती है। पोषण का मतलब है वृद्धि, वृद्धि का होना। निर्जीवों में पोषण नहीं होता है, वह जिस साइज के होते हैं वो उसी साइज के रहते हैं। कोई कुर्सी है, उसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगी। श्वसन करते हैं, ये सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। चाहे पौधे हो उनमें भी श्वसन होता है, चाहे जीव हो उनमें भी श्वसन होता है। निर्जीव श्वसन नहीं करते। सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। उत्सर्जन की क्रिया सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती। उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, खुशी, दुख, दर्द इनको महसूस होता है। जबकि निर्जीव जो होते हैं उनमें खुशी, दुख, दर्द महसूस नहीं होता है। प्रजनन क्रिया करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब होता है अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता, इसको प्रजनन कहते हैं। तो हर सजीवों में प्रजनन का गुण पाया जाता है, निर्जीवों में प्रजनन का गुण नहीं पाया जाता। चलिए ठीक है, आगे को बढ़ जाते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 47 है, ये 48 नंबर पेज पर आ जाइए। अभी जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये प्रत्येक जो सजीव है वो छोटे छोटे भाग से मिलकर के वाले होते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है सजीवों की वह होती है कोशिका। आपको अभी फिलहाल इसको ऐसे ही पढ़ना है। जब आप बड़ी क्लासों में पहुंचोगे तो वहां पर आपके समझ में आ जाएगा कोशिका क्या होती है। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया था, जैसे कि हमारा ये स्कूल है, इसके निर्माण की सबसे छोटी इकाई ईंट है। इसी प्रकार से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो
कोशिका है, कोशिकाओं से कोशिका हम मिलाते चले जाते हैं तो ऊतक बन जाते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग बन जाते हैं और अंग जो है वो मिलकर के अंग तंत्र बन जाते हैं। हमारे शरीर में 7 अंग तंत्र हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, संचार तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र। इस तरीके से कुल मिलाकर हमारे शरीर में 7 तंत्र हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, उनको एक कोशीय जीव कहते हैं। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ये एक ही कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इतने छोटे होते हैं, इनको हम अपनी आंखों में नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका से, सबसे छोटी कोशिका जो है वो है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो अंडा होता है वो एक कोशिका होती है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो काफी बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा अंडा होता है इसका, और वो भी एक कोशिका होती है। सजीवों का वर्गीकरण नीचे दे रखा है इसमें। सजीवों का वर्गीकरण तो 2 प्रकार से उसने सजीवों को बांटा है, जंतु और वनस्पति। पहले तो उसने कहा है कि जंतु और वनस्पति। असंख्य पृथ्वी पर असंख्य जंतु और पौधे हैं। इतने सारे जीव भाइयों को सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए समानता और असमानता के अनुसार समूहीकरण किया गया। ये पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। जैसे आप लोग बैठते हैं तो लड़कियां जो है वो एक साइड बैठती हैं, गर्ल्स, लड़के जो है वो एक साइड बैठते हैं, बॉयज। तो हमने आपको 6th क्लास का यहाँ पे जो है वर्गीकरण कर दिया ताकि बैठने में आसानी हो जाए। फिर हम आपका समय समय पर टेस्ट लेते हैं, उसमें आपको ABCDE मार्किंग करते हैं। आपकी जो एक जिनको मार्क्स मिला होता है वो बच्चे होशियार होते हैं, और जो E मार्क्स मिला होता है वो बच्चे कमजोर होते हैं। उनको कैटेगरी में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि एक ही श्रेणी के जो बच्चे होते हैं उनके साथ पढ़ाई करना आसान है। अगर मैं E श्रेणी वाले बच्चों को A श्रेणी वाले बच्चों की तरह पढ़ाने लगूं तो थोड़ी सी मुझे जो है परेशानी होगी। तो E श्रेणी वाले बच्चों को A श्रेणी तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो वर्गीकरण, तो सबसे पहले किसी भी चीज का वर्गीकरण हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे 6th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं बॉयज और गर्ल्स के रूप में आपको वर्गीकृत कर दूंगा, या फिर आपको आपके जगह के हिसाब से वर्गीकृत कर दूंगा। कुछ बच्चे इसी गांव के हैं, कुछ बच्चे इधर वाले गांव के हैं, मलपुर धारी के, कुछ बच्चे कुरखेड़ा के हैं। तो ये भी आपका एक वर्गीकरण है। एक वर्गीकरण आपका पेपर के द्वारा होता है कि A श्रेणी के बच्चे, B श्रेणी के, C श्रेणी के, D और E श्रेणी के बच्चे, इस प्रकार से आपको वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्गीकरण एक प्रकार का होता है। ये उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वर्गीकरण करने के अनेक तरीके हैं संरचना के आधार पर। मेरुदंड, मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, और प्रजनन विधियों के आधार पर यहाँ पे उन्होंने 3 तरीकों से वर्गीकरण किया है। संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर और प्रजनन के आधार पर। और एक चौथा वर्गीकरण और भी है, वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। वास स्थान का मतलब रहने के तरीके से। हम आगे पढ़ेंगे। तो नीचे उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है, संरचना के आधार पर 2 प्रकार से इन्होंने यहाँ पे जंतुओं को बांटा, एक कोशीय जंतु और बहुकोशीय जंतु। जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है वह एक कोशीय जंतु कहलाते हैं। ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। एक कोशीय जीव जीवन की उत्पत्ति में प्रथम जीव माने जाते हैं। सबसे पहले इन्हीं की उत्पत्ति हुई जीवन के क्षेत्र में। बहुकोशीय जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे आप और हम बहुकोशीय जीव है। केवल ये एक कोशीय जीव 3 या 4 ही हैं।
अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीन मुख्यतः तीन ही पढ़ोगे आप एक कोशीय जीव। बाकी जितने भी पढ़ोगे वो सब बहुकोशीय जीव पढ़ोगे। जैसे कि छोटा जीव अगर मैं ले लूं तो जू, जो, खटमल, ये सारे जो हैं वो बहुकोशीय जीवों की श्रेणी में ही आएंगे। अभी हम पेज नंबर 48 पर हैं, ये आगे को बढ़ जाते हैं। 48 पेज से अब हम चलते हैं, यहाँ पर हम पेज नंबर 49 पर मेरुदंड के आधार पर, मेरुदंड के आधार पर, मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, लिखा भी है देखो उन्होंने यहाँ पर, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कहते हैं कशेरुकी जंतु, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको कहते हैं अकशेरुकी जंतु। देखो ये कुछ अकशेरुकी जंतु है, आप पहचानते हैं, इसका क्या नाम है? केंचुआ, ये अमीबा, और ये घोंघा, ये कॉकरोच है ना, और ये कशेरुकी जंतु है, इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये मछलियां दे रखी है, कछुआ, तो ये जो है वो कशेरुकी जंतुओं के श्रेणी में आ जाएगी। आगे जो है फिर से प्रजनन विधियों के आधार पर ऐसे जानवर जो कि अंडा देते हैं, ऐसे जानवर जो कि अंडा देते हैं उनको अंडायुष कहते हैं, जो बच्चा देते हैं जरायुष कहते हैं। रहने के स्थान पर कुछ जल में रहते हैं जलीय जंतु, कुछ वायु में विचरण करते हैं उनको वायुवी जंतु कहते हैं। स्थलीय जंतु जो जमीन पर रहते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो वृक्ष पर रहते हैं उनको कहते हैं वृक्षाश्रयी जंतु, है ना। अच्छा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पर भी रह लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? उभयचर। क्या बोलते हैं उनको हम? उभयचर। उभयचर, उभयचर वह जीव होते हैं जो स्थल तथा जल दोनों में रह सकते हैं। आप इसका उदाहरण बता सकते हैं? बताइए। कछुआ, मेंढक, मेंढक, तो ये मगरमच्छ भी है। हाँ, तो लेकिन वो ज्यादा समय तक, ठीक है। तो एक टेबल दे रखी है 6.3, ये मछली, मनुष्य, छिपकली, तोता, अमीबा, मेंढक को इन्होंने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, वर्गीकृत किया है, ये आप कर लेंगे। मछली कैसी है? एक कोशीय, बहुकोशीय? चलो मैं बहुकोशीय लिख दे रहा हूँ। अच्छा, मनुष्य कैसा है? बहुकोशीय। छिपकली, तोता, अमीबा, वेरी गुड, एक कोशिकीय। और मेंढक, अब एक कशेरुकी और अकशेरुकी, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, तो आप कर लेंगे इनको। अंडायु और जरायु, अंडायु जो अंडे देते हैं, जरायु जो बच्चे देते हैं। स्थलीय जंतु जो स्थल पर रहते हैं, जलीय जंतु जो जल में रहते हैं, वायुवी जो हवा में रहते हैं, विचरण करते हैं, हवा में उड़ते हैं। उभयचर जो जमीन पर भी रह लेते हैं, जल में भी रह लेते हैं। तो कर लेंगे आप ही? चलो एक बच्चे आ जाओ, करके दिखाओ जरा, टेबल भर के दिखाओ मुझे। तुम ले लो, दूसरा बच्चा देखो। मछली में, मछली है बहुकोशीय, वेरी गुड। थोड़ा सा जरा साइड हो जाएंगी तो आ जाएगा आकाश, बहुकोशीय है। और मनुष्य बहुकोशीय। अच्छा, और छिपकली? वेरी गुड। चलो पूजा तुम आ जाओ। आ जाओ पूजा, ले लो। होता बता रही है ये, बताओ। रेहान चलो, अमीबा के बारे में बताएंगे रेहान।
और कोशी है कि एक कोशी है? एक कोशी है। लिख दो। अरकान का बैठे हैं, आ जाओ। मनवीर चलो। अब कशेरुकी और आकशेरुकी को पहुंचो। अरकान बताएंगे मछली के बारे में, यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। मछली कैसी, कशेरुकी क्या आकशेरुकी? कशेरुकी लिख दो। वेरी गुड। चलो भाई मनवीर, अब ये बताएंगे छिपकली के बारे में। अंडायुज जरायुज यहाँ पे बताएंगे इस जगह। छिपकली के असली पहले बता दो। अंडायुज लिख रहे हैं। चलो ये आओ। वेरी गुड। अभी बता रही है अमीबा के बारे में। ये कैसा जानवर है अमीबा? जलीय, स्थलीय, वायवीय, उभयचर। बताओ अमीबा जल में रहता है कि जमीन पे रहता है, हवा में रहता है कि जल में भी रह लेता है, जमीन पर भी रह लेता है? उभयचर मतलब कैसा है अमीबा? वेरी गुड, जलीय है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जल में ही हुई है। अमीबा वह पहला जीव है जिसने जीवन की उत्पत्ति शुरू करी। एक कोशीय होता है। सब बात। कोई और बच्चा आना चाहता है? और कोई बच्चा आना चाहता है? चलिए ठीक है, इतना ही फिनिश करें, टेबल को पूरा करें, 5 मिनट का रिलैक्स देते हैं। तो पौधों का वर्गीकरण की बात कर ले रहे हैं। पौधों के बारे में 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। कौन बोल गया? पौधों का वर्गीकरण की बात कर ले रहे हैं। पौधों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पुष्पों के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। पौधों के वर्गीकरण की बात कर ले रहे हैं। अभी हमने जंतुओं के वर्गीकरण की बात करी है। तो पौधों का वर्गीकरण है वो हम मुख्यतः 3 प्रकार से करेंगे। एक है पुष्पों के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। ये जो वर्गीकरण किया था वो थियोफेस्टस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया, इसलिए थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। इंपोर्टेंट है ये वाली बात। इसी तरीके से कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, जिन्होंने शुरुआत करी वर्गीकरण की। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसी भी इकाई में हम वर्गीकरण कर लेते हैं ताकि अध्ययन की दृष्टि से सुविधा हो जाए, इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं। तो पुष्पों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो कुछ पुष्पी पौधे होते हैं जो कि पुष्प देते हैं। कुछ यहाँ पर दे रखे हैं, इनके नाम यहाँ पर आप लोग अपने दैनिक जीवन में इनका देखते ही हैं। जैसे सरसों है, गुलाब है, ये पुष्पी पौधे हैं। पुष्प देख रहे हैं यहाँ पे हो रहे हैं। गुलाब है, कुमुदनी है, जल में रहती है, कमल का फूल, सूरजमुखी, देखिए इनमें पुष्प लग रहे हैं। तो वह पौधे जो पुष्प देते हैं उनको पुष्पीय पौधे कहते हैं। पेज नंबर 50 पर है ये, आपकी कॉपी में लिखा हुआ, आगे को बढ़ जाएंगे। जो छोटे पौधे होते हैं 1 मीटर तक कम ऊंचाई वाले, उनको कहते हैं हम शाख। जिनकी ऊंचाई 1 से 3 मीटर होती है वो झाड़ी कहलाते हैं, है ना। जैसे गुलाब की झाड़ी होगी क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक होती है। गुलाब है, कनौना है, गुल है, ये झाड़ियों वाले पौधे हैं। और वृक्ष जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक होती है, 3 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, 3 मीटर से अधिक लंबे, जैसे कि ये यूकेलिप्टस, नीम, आम, चीड़, नारियल के पौधे देखते होंगे। आगे को बढ़ जाते हैं।
अभी यहाँ पर पौधे के विभिन्न भाग दे रखे हैं, पौधे के विभिन्न भागों की संरचना और उनकी कार्य। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है पौधे का वो है जड़। देखिए ये जड़ जो जमीन के नीचे होती है, तने से जो जड़ जुड़ी हुई होती है उसको प्राथमिक जड़ कहते हैं, और उसमें से कुछ छोटी छोटी सी शाखाएं निकल रही होती हैं उनको हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। तो जड़ दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक तो मूसला जड़ होती है और एक, देखिए मूसला जड़ जो है अगर ये पौधे का तना है तो नीचे को ठीक दबती नुकीली होती हुई चली जाएगी नीचे को इस प्रकार से, और उसमें शाखाएं निकलती रहेंगी ऐसा करके बहुत गहराई तक जाती है, इसको हम मूसला जड़ कहते हैं। जबकि अगर ये भूमि और ये तना है तो यहाँ पे कुछ शाखाएं ऐसे करके निकल रही है ऐसे करके, ये आपकी स्थानिक जड़ कहलाती है। तो इनमें से कुछ शाखाएं निकल रही होती हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये आपकी स्थानिक जड़ कहलाती है। तो दो प्रकार की यहाँ पे जड़ें दे रखी है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप चित्र के द्वारा देखिए बहुत अच्छी तरीके से चित्र के द्वारा इसको समझाया गया है। देखिए ये मूसला जड़ है, नीचे को नुकीली होती चली जा रही है ना। अभी मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ, इससे ये दूसरी शाखाएं निकल रही है ऐसा करके, इसकी द्वितीय जड़ कहलाएंगी जो कि मुख्य शाखा से निकल रही है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, फिर इनसे बाहर निकल रही है कुछ शाखाएं है ना, ये कहलाएंगी तृतीय जड़। फिर तृतीय जड़ों से कुछ शाखाएं बाहर निकल रही होंगी ऐसे करके, ये कहलाएगी चतुष्क जड़। तो मूसला जड़ जो होती है वो प्राथमिक जड़ बहुत नीचे तक चली जाती है, फिर उससे जो है वो और शाखाएं निकलती रहती है। जबकि अपने स्थानिक जड़ों में एक गुच्छा सा होता है, देखिए इस तरीके से ऐसा करके दिख रहा है आपको। कलर चेंज कर रहा हूँ, अब इन प्राथमिक जड़ों से फिर दूसरी जड़ निकल रही है ऐसा करके, ठीक है। अभी फिर कलर चेंज करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखो इनसे कुछ जड़ निकल रही है ना। तो ये एक तो मेन जड़ हो गई, फिर उससे दूसरी जड़ निकल रही है ऐसे करके, फिर इससे तीसरी जड़ निकल रही है ऐसे करके, फिर इससे चौथी जड़ निकल रही है ऐसे करके। तो प्राथमिक जड़ से जो लगी होगी वो द्वितीय जड़, द्वितीय जड़ से लगी होगी तृतीय जड़, और तृतीय जड़ से लगी होगी चतुष्क जड़। तो ये जो मूसला जड़ होती है वो बड़ी गहराई तक जाती है जमीन में और मिट्टी को बड़ी मजबूती से पकड़ लेती है और पौधा बड़ा मजबूत रहता है, बहुत आंधी तूफान में भी नहीं गिरता, जिसमें ये मूसला जड़ पाई जाती है। जबकि अस्थानिक जड़ जो होती है, अस्थानिक जो अपस्थानिक जड़ होती है वो ज्यादा मजबूत नहीं होती है, वो ऊपर ही ऊपर फैलती है सतह पर, घास वगैरह में ये पाई जाती है, ज्यादा मजबूत पौधे नहीं रहते हैं, हल्की सी हवा वगैरह में गिरने का डर इनका लगा रहता है। तो हमने यहाँ पे जड़ों की बात करी। अगला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है पौधे का वो है तना। पौधे का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है तना। तना सबसे दृढ़ हिस्सा होता है, सबसे मजबूत दृढ़ भाग, इसे स्तंभ भी कहते हैं, स्तंभ माने खंभा। और अधिकतर जो शाखाएं होती हैं वो तने से ही निकल रही होती हैं। आप देख सकते हैं जो गन्ना है वो एक तना है, ठीक है। तने के बाद जो अगला हिस्सा है पौधे का, और पत्ती जो होती है वो हरे रंग की होती है क्योंकि उसमें हरित लवक पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन का निर्माण करती है। तो जहां पत्ती पौधे के तने से जुड़ी हुई होती है, ये पौधे का तना है, ये वहां से जुड़ रही है ये इस तरीके से, ये हिस्सा कहलाएगा पर्णधार। तो इससे डंडी निकलती हुई जाएगी, मेन डंडी इसको कहलाएंगे पर्णवृंत। पीपल की एक पत्ती दिखाई गई है इस तरीके से, तो इससे ये शाखाएं निकल रही है ऐसा करके, उनको कहलाएंगी मध्य सिरा।
ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा पर्णतट। पीपल की पत्ती के विभिन्न हिस्से इसने दिखाए हैं यहाँ पर। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में जो है वो CO2 गैस और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है और पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है।